गुड मॉर्निंग। डीएसएसबी मैथ सीरीज़ में फिर से आज हम एक पेपर करने जा रहे हैं। आज जो पेपर रहेगा वो रहेगा दास ग्रेड 4 और दास ग्रेड 4 का पोस्ट कोड था 2/17। 2019 में बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसी की एक शिफ्ट यानी 3/9/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट 8:30 से 10:30 इस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चंस मैथ्स के इसमें मिलेंगे आपको और एक एक करके उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो था इस पेपर का वो था परसेंटेज से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पता है इसमें रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दो बास्केट्स है ए और बी, और ये जो बास्केट बी है इधर 8 सहित 1/3% ज़्यादा एप्पल्स है इस बास्केट की तुलना में। तो जब हम 8 सहित 1/3% को फ्रैक्शन में समझेंगे तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/12 और हमें कंपेयर करना होता है किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से यानी कि 12 से। और यहाँ कंपैरिजन ए से है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर बास्केट ए में होंगे 12 एप्पल तो बास्केट बी में इतने ज़्यादा होंगे यानी कि 13 होंगे। अब ये एक रेशियो अपने पास आया है, दोनों बास्केट्स में किस रेशियो में एप्पल्स रहे होंगे। और आगे हमें परसेंटेज कैलकुलेशन भी करनी है तो हम एक 0 या 2 0 और लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि दोनों बास्केट्स में मिलाकर 250 एप्पल है। अब आगे कहता है कि इस बास्केट ए में कुछ A% एप्पल सड़े हुए हैं, मतलब बात हो रही है अब रोटन एप्पल्स की। रोटन का मतलब सड़े हुए, कि बास्केट ए में A% एप्पल सड़े हुए। A% से हम कुछ नहीं समझ सकते। आगे अगर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो ये रखा है कि बास्केट बी में भी सड़े हुए एप्पल्स हैं और वो बास्केट ए से ना 25% ज़्यादा है। तो फिर से अगर इस फ्रैक्शन को हम समझें तो ये 1/4 होती है, कंपैरिजन 4 से होगा। बास्केट बी का कंपैरिजन ए से है, तो अगर यहाँ पर सड़े हुए 4 सेब होंगे ना तो यहाँ पर एक ज़्यादा होगा यानी 5 होंगे। इस रेशियो में सड़े हुए एप्पल्स हैं। अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ोगे ना तो ये भी बता रखा है कि भाई दोनों बास्केट्स में मिलाकर जितने भी एप्पल्स हैं उन्हीं का 32.4% एप्पल्स टोटल सड़े हुए हैं। तो अगर मैं टोटल का 32.4% कैलकुलेट करूँ तो ये अपने पास आएगा 81, यानी कि दोनों बास्केट्स में मिलाकर 81 एप्पल सड़े हुए हैं। हालांकि हमने जो रेशियो बनाया है ना तो 4 और 5 9 सड़े हुए हैं। इस रेशियो के हिसाब से 9 आना चाहिए सड़े हुए एप्पल्स, बट इसको बनाना 81 है। उसके लिए हमें इंटू 9 करना होगा, 9 गुना होगा। तो जब इन नंबर्स को 9 से गुना करेंगे हम तब हमें पता चलेगा कि 36 एप्पल ए में सड़े हुए थे और 45 बी में। अब हमसे देखो जो पूछा जा रहा है ना, वो पूछा जा रहा है कि ये जो बास्केट बी में सड़े हुए एप्पल्स हैं ये कितना % एप्पल्स है। तो यानी कि 45 का परसेंटेज निकालना है टोटल बास्केट बी के कंपैरेटिवली, यानी 130 में से, और परसेंटेज के लिए 100। तो देखो 45 के नीचे अगर 135 होता तो ये 1/3 बनता, और 1/3 कहीं ना कहीं 33.33% होते हैं। और 130 में से 45 का मतलब है कि थोड़ा सा उससे ऊपर होगा। तो ऐसा ही एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल भी रहा है, 34 सहित 8/13%। यही इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 2। इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर इनमें से प्राइम है। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। और जो 4 ऑप्शन है देखो वो 437 है, 567 है, 241 है और 323 है। तो देखो प्राइम नंबर बहुत बेसिक वर्ड है, आपको समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। कोई भी ऐसा नंबर जिसके बिल्कुल 2 ही फैक्टर्स हो वो प्राइम होता है। प्राइम नंबर का मतलब बिल्कुल 2 फैक्टर्स जिसके हो। बिल्कुल का मतलब होता है एग्जैक्टली से, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और वो जो 2 फैक्टर्स होंगे ना देखो, उनमें से एक फैक्टर तो एक ही होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर होगा। तो 2 फैक्टर तो देखो सबके ही होंगे। जैसे इसका एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर 437 होगा। बस अगर तीसरा फैक्टर भी हमने ढूंढ लिया तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो कम से कम इन 4 ऑप्शंस में से ना एक ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है कि ये प्राइम नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप इसके डिजिट्स को जोड़ोगे 5 और 6 11 और 7 18, तो वो 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 9 के में भी आ रहे हैं। इसका मतलब 567 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, और भी बहुत सारे नंबर से हो सकते हैं। बट हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमने 2 से अलग तीसरे फैक्टर को ढूंढ लिया, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। उसी तरीके से जब आप 437 को चेक करोगे ना
तो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो मैं इसको 2 से देखूँ, 3 से देखूँ, तो ये तो मतलब दिखने में नज़र आ रही है कि नंबर से डिविजिबल है ही नहीं है। अब ध्यान से समझो कि एग्जैक्ट तरीका होता क्या है प्राइम नंबर को पता करने का। जैसे मुझे 437 को चेक करना है, तो मुझे ये करना होगा, इसके बाद एक ऐसा नंबर सोचना होगा जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग होता है। और ऐसा नंबर देखो 441 होता है और ये होता है 21 का स्क्वायर। तो जिस नंबर का स्क्वायर ये नंबर होता है, हमें उस नंबर तक सभी प्राइम नंबर से चेक करा के देखना होता है एक एक करके कि उनमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर पा रहे हैं क्या। अगर उनमें से किसी प्राइम नंबर ने डिवाइड कर दिया तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और हम इस प्रोसेस में ये भी ध्यान रखें कि 21 से नीचे अगर हमें प्राइम चाहिए ना, तो हम बड़े नंबर से छोटे की तरफ चले, छोटे से बड़े की तरफ ना चले। तो 21 से नीचे जो प्राइम नंबर मिलेगा सबसे पहला, वो मिलेगा आपको 19। तो आप पहले इसको 19 से ही चेक करो कि 19 दूनी 38, बचा 5 और 7, 19 दिए 57। इसका मतलब 19 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 1। और 437 के अलावा भी एक फैक्टर और है इस नंबर का, तो इसीलिए ये प्राइम नहीं हो सकता। अब मान लो मुझे ये चेक करना है 323। तो 323 के बाद आप समझते हो कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 324 होता है। और किसका होता है ये परफेक्ट स्क्वायर? तो ये होता है 18 का। तो अब हमें 18 से नीचे चलना होगा प्राइम नंबर्स की ओर। तो 17 एक नंबर मिल रहा है जो कि प्राइम होगा, और पहले मैं 17 से ही इसको डिवाइड करके देखूंगा। 17 से नहीं हुआ तो 17 से नीचे 13 से चेक करेंगे, फिर 11 से, मतलब प्राइम नंबर चेक करेंगे एक एक। 17 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, 17 एक कम 17, बचा 153, और 17 गुना 9 ही 153 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टर 17 भी है, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। अब 241 तो भाई आंसर होना मजबूरी है। हालांकि अगर आप चेक करना चाहो तो इसी तरीके से चेक करके देखना, और आप वहाँ से देख पाओगे कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चाहे तो आप परसेंटेज चैप्टर से कह लो, चाहे रेशियो से। बताइए, इसमें ये रखा है कि एक पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, मान लो कि 100 रुपये थे, और उसी में से 41 रुपये उसने बांट दिए, और 41 रुपये जो बांटे अपने 3 पुत्रों में बांटे हैं। उनके नाम भी दे रखे हैं, एक का नाम है रोहित, एक का नाम है सुनील, और एक का नाम है आनंद। तो अगर 41 इस आदमी ने पैसा बांट दिया तो बाकी का कुछ पैसा भी बचा होगा। 100 में से 41 गया तो 59 हम कह सकते हैं ये बचा हुआ पैसा है, उसकी बची हुई प्रॉपर्टी है। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन में और चीज़ें दे रखी है ना, वो ये दे रखी है कि रोहित, सुनील और आनंद को जिस रेशियो में पैसा मिला है वो रेशियो 11:13:17 है। तो अगर हम इनका सम करके देखें तो हम देख पा रहे होंगे 17 और 13 30, 30 और 11 41, और पैसा जो इनके पास आ रहा है वो भी कितना आ रखा है 41। तो इससे आसान तो कुछ काम हो ही नहीं सकता कि ये रेशियो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब है इसी 41 में से कितना पैसा किसके पास गया वो भी बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को और पढ़े तो बता ये भी रखा है कि रोहित और सुनील का हिस्सा मिलाकर जो कि बन रहा है हमारा 24 यूनिट, इसकी वैल्यू 72,000 रुपये है, 72,000 है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास वो 3,000 आएगी। इतनी छोटी सी बात आप समझ रहे हो कि 72,000 को बस 24 से डिवाइड करने हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है। अब उसने पूछा है जो इनको बांटने के बाद रिमेनिंग पैसा बचा था वो कितना था, तो वो यूनिट्स में तो 59 था और 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है। तो इसका आंसर देखो, आपको ऑप्शन नज़र भी आ रहा होगा, 177,000 रहेगा। ये इस सवाल का आंसर है। अब इसमें बता रखे 3 आदमी हैं, बड़े अजीब अजीब से नाम हैं उनके, चिंटू, चंटू और पिंटू। तो कहता है इनका एवरेज वेट 26 किलोग्राम है। एवरेज का मतलब होता है एक पर्सन का वेट 26 किलोग्राम माना जा रहा है। अगर मैं पता करना चाहूँ तीनों को मिलाकर कितना होगा, तो देखो एवरेज की मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर ऑफ़ टर्म से, तब हमें सम पता चलता है, योग पता चलता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि तीनों का वज़न मिलाकर ज़रूर 78 किलोग्राम होगा। उसी के नीचे फिर हमें बता रखा है ये जो चिंटू और चंटू हैं इनका एवरेज 28 किलोग्राम है, और अगर इनका एवरेज 28 है और मैं 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका वज़न मिलाकर ज़रूर 56 किलोग्राम होगा। तो आप जब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो चिंटू और चंटू तो गए, बचा कौन, पिंटू।
और पिंटू का जो वेट होगा, क्योंकि हमने माइनस किया था तो 78 में से 26 गया तो 22 किलोग्राम बचा। अब आगे फिर से कहता है कि इस पिंटू के साथ अगर टिंटू को भी ले आए तो पिंटू और टिंटू का जो एवरेज है वो 23 किलोग्राम है, और अगर मैं एवरेज को इंटू 2 करूँ तो इन दोनों का सम आ जाएगा मेरा 46, 23 इंटू 2। अब देखो 46 में टिंटू और पिंटू है, जबकि पिंटू 22 है। अगर पिंटू 22 है तो 46 में से इस 22 को घटाओगे तो टिंटू का वेट आएगा 24 kg। यही इस सवाल का आंसर है। अब इसके बाद देखो जो 5 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9, तो मतलब वो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। आप उनको बहुत इजीली देखते देखते बता सकते हो। जैसे आपको नज़र आया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर 2 ही नंबर नज़र आ रहे हैं, या तो भाई 0.5 या फिर 0.2। तो आप थोड़ी देर के लिए 0.5 को A मान लो और 0.2 को B मान लो, और मुझे इस फॉर्म में अब ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ। तो आप कहोगे कि A का स्क्वायर नज़र आ रहा है पहले, फिर हमें नज़र आ रहा है B का स्क्वायर, और फिर हमें नज़र में आ रहा है 2 इंटू में A इंटू में B, जिसको हम कहेंगे 2AB। अब ये तो देखो एक फार्मूला होता है, और ये होती है A प्लस B की होल स्क्वायर। तो यानी कि हमें अगर आंसर करना है ना, तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ के सिंपली स्क्वायर कर देना है। 0.5 में 0.2 जोड़ोगे तो ये 0.7 बन रहा है, और इसी का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 0.49 इसका होगा आंसर। उसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है LCM लेना है। यहाँ पर भी आपको एक बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए कि जब भी फ्रैक्शंस का LCM लेना होता है, फ्रैक्शन का मतलब A/B, C/D, E/F, मान लो 3 फ्रैक्शंस है और कोई हमसे इन नंबर्स का LCM पूछ रहे हैं, तो हमें करना क्या होगा, न्यूमरेटर्स का यानी अंश का LCM लेना होता है, और नीचे वाले नंबर्स का लेना होता है HCF, मतलब ऊपर वाले नंबर्स का LCM और नीचे वाले नंबर्स का HCF, और फिर हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये इसका LCM होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो 5/6, 9/10 और तीसरा नंबर है 8/9। तो हमें इनका LCM लेना है, तो ऊपर वालों का तो LCM लेना होगा, और LCM इनके मल्टीप्लिकेशन से ही बनेगा, क्योंकि तीनों नंबर को प्राइम है, एक दूसरे को नहीं काट पा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 9 45 इंटू 8, जो कि पूरा बनेगा 360, और नीचे वालों का HCF जब आप लोगे तो आपको ध्यान से नज़र आ रहा होगा सिर्फ एक ही वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। HCF का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो एक के अलावा कोई नहीं है। तो इस सवाल का आंसर रहेगा 360। नंबर 7 नज़र आ रहा होगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में कहता है 3/7 ऑफ 413 प्लस 2/5 ऑफ 615। तो 7 से भाई ये कटेगा 59 टाइम्स, और 5 से ये नंबर कटेगा 123 बारी। तो 59 इंटू 3 होता है 177, और यहाँ बना 246, दोनों का ऐड करोगे तो 423 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कि 3/5 ऑफ 5/7 ऑफ 2/9 ऑफ 630। तो ध्यान से देखो, 5 से 5 कटा, 7 इंटू 9 63 होता है, 63 से ये 10 बारी कटा, 10 इंटू 2 20 इंटू 3 60 इस क्वेश्चन का होगा आंसर। नंबर 9 में देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये देखो कि जब हम इसके सभी डेसिमल्स को हटाएंगे तो उन डेसिमल्स की जगह जो नीचे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेगी 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो मिलेगी। हालांकि जब 6 ज़ीरो को हम इस तरीके से लिखेंगे तो होगा क्या कि 1 ज़ीरो ना यहाँ से हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब आप बड़े ध्यान से देखो, ऊपर ना ये सभी नंबर्स 3 हैं, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इतनी बारी, तो देखो 3 की पावर 5, एक बच्चे को याद होनी चाहिए, 3 की पावर 5 243 होती है। जितने छोटे नंबर्स होंगे उसकी उतनी ही हमें ज़्यादा पावर से याद होनी चाहिए। तो 243 आना है ऊपर से, जब इसको डिवाइड करेंगे हम इतने से 1 2 3 4 5, तो आप समझो 1 2 3 4 5, और यहाँ डेसिमल लगा दोगे आप, तो इतना इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, एलिगेशन पर बेस्ड है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट एलिगेशन का होता है, सबने पढ़ रखा होता है
क्या होता है देखो कि जैसे मान लो कि मैंने दो सामान को बेचा, एक में कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया, दूसरे आर्टिकल में कुछ प्रॉफिट या लॉस कमाया, और अगर अब इन दोनों का एलिगेशन करेंगे तो यहाँ हमें लिखना होता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या रहा। और फिर हम इनका जब डिफरेंस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का या फिर इन दोनों वैल्यूज़ का, तो यहाँ पर अपने पास दो नंबर आएंगे और ये दोनों नंबर्स जो बताएंगे ना रेशियो, वो हमें बताएंगे कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर बता ये रखा है कि इस आदमी ने 20% प्रॉफिट पे तो बाइक को बेचा है, यहाँ अगर मैं प्लस लगा रहा हूँ तो इसका मतलब प्रॉफिट से है। कार को 10% लॉस पे बेचा है, यानी कि -10%। ओवरऑल इफेक्ट जो रहा वो 5% का प्रॉफिट रहा। जब दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो 20 में से भाई 5 गया तो बचा 15। उसी तरीके से इन दोनों में भी हमें सिर्फ इतना करना होगा कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। बड़ा नंबर 5 है और जब 5 में से आप -10 करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो के ना 15 ही बना देगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बना बाइक और कार का वो सेम ही बना, 1:1 बना। तो इसका मतलब है जितना पैसा इसके पास था आधा इसने खर्च करा बाइक खरीदने में और आधा खर्च किया कार खरीदने में। टोटल बता रखा है कि 5 लाख रुपए इसके पास थे, जिसमें से इसने दोनों सामान खरीदे थे। तो इसका मतलब है इसने 2.5 लाख में ही बाइक भी खरीदी होगी और 2.5 लाख में ही कार भी खरीदी होगी। तो दोनों में से कुछ भी पूछ ले आंसर अपना 2.5 रहेगा। और हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक, जो कि होगा 2.5 लाख। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में बता ये रखा है, दो आदमी हैं अनिल और सुनील, जिनके पास 3:4 में कुछ पैसा है। और अगर बात की जाए कि ये जितना पैसा इनके पास है तो कौन कितने दिन में खर्च कर सकता है, तो वो भी हमें बता रखा है। अनिल अपना सारा पैसा खर्च कर सकता है 5 दिनों में और सुनील के पास जितना पैसा है वो खर्च कर सकता है 6 दिनों में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये एक ही रेट से खर्च करते चलेंगे, मतलब एक ही दर से, इसका मतलब है डेली के डेली बराबर बराबर खर्च करते चलेंगे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, इनके पास बचे हुए धन का अनुपात इतना हो जाएगा। तो बस आपको यही बताना है ऐसा कितने दिन बाद होगा। ऑप्शन है इसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन बाद। अब देखो अगर मुझे यहाँ पर पता करना है कि भाई अनिल एक दिन में कितना खर्च करता होगा, तो आप कहोगे टोटल 3 रुपये अनिल के पास है और वो सारा का सारा 5 दिन में खर्च करता है, तो 5 से डिवाइड करा लो। बट यहाँ पर एक दिन का जो खर्च अनिल का आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें फ्रैक्शन में ना आए, तो हमें थोड़ा सा काम क्या करना होगा कि इन नंबर्स को इसी रेशियो में भी रखें और कुछ ऐसे नंबर्स बनाए जो यहाँ 5 से डिवाइड हो सके और यहाँ 6 से डिवाइड हो सके। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 5 और 6 का जिन नंबर से डिवाइड करना है उन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, जो कि 30 होगा। फिर हम दोनों को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो भी मेंटेन रखना है 3:4 का। और अब हम देखेंगे कि अगर पर डे एक्सपेंडिचर हम इन दोनों के निकालें, मतलब एक एक दिन का खर्च अगर हम इन दोनों का निकालें, तो अनिल का कितना होगा, 5 से नंबर 6 बारी में घटा, 6 × 18 रुपये। सुनील का कितना होगा, 6 से इस नंबर को काटेंगे 5 बारी, 5 × 4 20 रुपये। कि एक दिन में 18 रुपये खर्च करता है अनिल और 20 रुपये खर्च करता है सुनील। इसके बाद अगर आप चाहो इक्वेशन के थ्रू जा सकते हो, या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन का बहुत मेजर रोल होता है। अब देखो कैसे, मान लो कि ऐसा एक दिन बाद होगा, तो ठीक है चलो एक दिन बाद कितना पैसा बचेगा चेक करते हैं। अनिल एक दिन में 18 खर्च कर चुका होगा, और अगर एक दिन में 18 खर्च करेगा तो इसका मतलब है कि 18 रुपये उसके ख़त्म हो जाएंगे 90 में से, तो बचेंगे कितने, 72। सुनील 20 रुपये खर्च कर चुका होगा एक दिन में, तो 120 में से अगर 20 घटाएंगे तो बचेंगे 100 रुपये। बस अब इनका रेशियो 9:20 आता है, तो यही आंसर है, वरना वो दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि इनका रेशियो 9:20 नहीं बनेगा। ऐसे ही फिर मैं एक ऑप्शन उठा लेता हूँ, मान लो कि 4। एक दिन का अनिल का खर्च 18 रुपये है, 4 दिन में 72 खर्च करेगा, और 90 में से जब आप 72 घटाओगे तो इसके पास 18 रुपये बचेंगे। 20 रुपये एक दिन में सुनील खर्च करता है, 4 दिन में 80 खर्च करेगा, और 120 में से अगर वो 80 खर्च कर लेगा तो बचेगा कितना, 40। और आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये बचे हुए पैसे का रेशियो 9:20 बन रहे हैं, तो इसका मतलब होगा इस सवाल का आंसर 4 दिन। इसके बाद रहेगा देखो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखो समझाता हूँ मैं। इधर बता ये रखा है कि एक शॉपकीपर ने बाय 2 गेट 1, मतलब एक स्कीम दी कुल मिलाकर।
और सामान को बेच दिया, और स्कीम देने के बाद भी शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ 33:1/3% का। सवाल में पूछा ये है कि अगर वो कोई स्कीम ना देता तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होता। अब देखो, अगर कोई शॉपकीपर स्कीम नहीं देगा तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट और ज़्यादा होगा, बट वो कितना होगा उसको कैलकुलेट कैसे करें हम, उसको बड़े ध्यान से समझना। अब सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में एक रेशियो तैयार करने के लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला याद करना होता है, और वो फार्मूला होता है कि CP निकलेगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट से, और मार्क प्राइस निकलेगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट से। और ये चीज़ें बहुत सिंपली हम बना सकते हैं, इसको डेरिवेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो वहाँ समझेंगे, बट अभी के लिए काम चलाना होगा। देखो CP कब बनेगा, जब डिस्काउंट परसेंट गिवन हो। मार्क प्राइस कब बनेगा, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। प्रॉफिट परसेंट तो गिवन है, बट डिस्काउंट परसेंट सीधा सीधा ना देके चीज़ों को उलझा रखा है कि बाय 2 गेट 1 फ्री। अब यहाँ से भी हमें समझ में आना चाहिए, डिस्काउंट तो ये है ही, बट ये एक्चुअली में कितना परसेंट होगा वो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान से समझो, मार्क प्राइस का मतलब होता है जितना प्राइस एक आर्टिकल पे लिखा होता है। तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु पर 1 रुपये लिखा था और 3 वस्तुओं पर मिलाकर 3 रुपये लिखे होने चाहिए। जो भी आदमी सामान खरीदने गया ना, तो वो लेकर तो 3 सामान लेकर आया होगा, 2 के पैसे दिए होंगे, 1 फ्री में मिला। बट अगर ये स्कीम ना होती तो उसको पैसा देना होता जितना लिखा हुआ है, और एक पर हम मान के चल रहे 1 रुपये लिखा था तो 3 पे 3 रुपये लिखे होंगे। अब ये देखो कि उसने पैसा कितने का दिया, 2 का, तो हम कहेंगे जो पैसा उसने दिया यानी कि जो सेलिंग प्राइस था वो 2 रुपये थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिला हमें 1 रुपये का, और डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस पर, कि एक डिस्काउंट था 3 पर, और परसेंट के लिए 100। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट 33:1/3% है। अब इतनी बात अगर आपने समझी हो तो मैं इस डिस्काउंट की जगह यहाँ पर 33:1/3% लिख रहा हूँ। और जैसे कि प्रॉफिट तो गिवन ही है मुझे, वो भी कितना है 33:1/3%। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता। और कोई भी डिस्काउंट ना देने का मतलब होता है वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचना, यानी कि मार्क प्राइस पर बेचना। तो इसीलिए हमें CP और MP चाहिए। अब करेंगे हम इसको कैलकुलेट। अब देखो, जब भी ये मिक्स फ्रैक्शन आपको इस तरीके से नज़र आ जाए ना, तो आपको काम करना चाहिए इनकी फ्रैक्शंस पे। जैसे 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 33 सहित 1/3 की 1/3। फिर से यहाँ 100% को हम 1 लिखेंगे और 33 सहित 1/3 को 1/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2/3 बनेगा और ये 4/3 बनेगा। और अगर हम इनको रेशियो बनाएं तो ये 1:2 बनेगा, कि मतलब खुद दुकानदार को जो सामान 1 रुपये का पड़ रहा था वो 2 रुपये में बेचता अगर कोई स्कीम ना देता, तो उसको प्रॉफिट 1 रुपये का होता। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP, और परसेंट के लिए 100। तो इसीलिए इस सवाल का आंसर होगा 100%। 13 क्वेश्चन LCM HCF से रिलेटेड है, बहुत कॉमन सवाल है, कई बार ये बन चुका है पेपर में। इसमें पता ये रखा है कि 6 घंटियाँ किसी एक टाइम में बिल्कुल 7 बजी थी, और उसके बाद इन सब का इंटरवल चेंज हो गया। पहली घंटी अब बजती है हर 5-5 सेकंड बाद, दूसरी हर 10-10 सेकंड बाद। इसी तरीके से इन 6 घंटियों का कुछ इस तरीके से टाइम इंटरवल रहेगा, सेकंड्स में है ये टाइम। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोबारा से जब ऐसा टाइम आएगा, जब 6 की 6 घंटियाँ एक साथ बजेगी, तो वो कितने टाइम बाद आएगा। तो सिंपली आपको बहुत अच्छे से पता है, इन नंबर्स का बस LCM लेना होता है, और जो भी इनका LCM होगा तो हम कहेंगे इतने सेकंड बाद ऐसा दोबारा होगा। सिंपल LCM लेना है। अब LCM देखो बहुत सारी तरीके से आप ले सकते हो, 5, 10, 15 रो मेथड से लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे सोचो कि इधर सबसे बड़ा नंबर आपको क्या नज़र आ रहा है, 30। आप 30 के मल्टीपल्स को जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि 30 एकम 30 जो नंबर होता है ना, तो ये 30 अब हर किसी के टेबल में आना चाहिए, तभी इसको हम LCM कहेंगे। बट सबसे पहली दिक्कत हमें आती नज़र आ गई 25 में, कि 25 के टेबल में तो आ ही नहीं रहा। तो अब हम कुछ ऐसा सोचें कि भाई 30 का कोई ऐसा पहाड़ा पड़े जो साथ के साथ 25 के टेबल में भी आए नंबर। तो आप देख पाओगे कि ऐसा सबसे पहला नंबर आपको 150 मिलेगा, कि 150 30 का ऐसा मल्टीपल है जो कि 25 के टेबल में भी आता है और इन सब में भी आ रहे हैं। बट अब एक नई दिक्कत क्या है कि वो टेबल मतलब 20 के टेबल में भी आना चाहिए वो नंबर।
तो फिर से जब आप इसका मल्टीपल पढ़ोगे ना 150 का अगला मल्टीपल, तो वो 300 मिलेगा। बीच वाले मल्टीपल तो पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप 150 के बाद 180 पढ़ने की सोच रहे हो ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी 25 की। तो हमें 25 और 30 के लिए तो 150 चलाना ही होगा, और 150 का अगला मल्टीपल 300 होगा, और 300 20 से भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, तो यही इनका एलसीएम है, यानी कि 300 सेकंड बाद ऐसा होगा 14। फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में सबसे मेनली जो हमने समझनी है ना, वो समझनी होगी इसकी लैंग्वेज को। अब इसने बोला ये है कि जैसे दुकानदार के पास कोई भी सामान है, तो उसने ना एक चिट लगानी है, यहाँ पर मार्क प्राइस बनाना है। वो मार्क प्राइस वो इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि जब वो इसी रेट पर बेच दे, मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचे, तो उसको 70% का प्रॉफिट हो। बट वो 70% का प्रॉफिट साफ साफ बता रखा है किस पर हो, सेलिंग प्राइस पर, यानी कि 70% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब है कि जो बेस वैल्यू रहेगी ना, वो सेलिंग प्राइस रहेगी। पहले देखो 70% की आप फ्रैक्शन बनो, ये होगी 7/10, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट है तो इसका मतलब 7 तो प्रॉफिट ही होगा। बट अब ये 10 सीपी मत मान लेना, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, तो ये नंबर सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम मार्क्ड प्राइस पर ही सामान को बेचते हैं, तो मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाते हैं। जब हमको डिस्काउंट नहीं देंगे तो मजबूरी है कि भाई जो लिखा है उसी पे लेना होगा, उसी के पैसे देने होंगे। तो सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस कब बनता है, जब कोई डिस्काउंट ना दे, और कोई डिस्काउंट की बात यहाँ नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस भी है और मार्क प्राइस भी है। अब आप ये बताओ कि जब 10 रुपये आपका सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस है, और उसमें से 7 रुपये आपने कमा भी रखे हैं, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका 3 यूनिट बनेगा। मतलब 10 में से 7 कमाई के है, तो 3 रुपये लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन में। ऐसा तो उसने सोचा था, बट एग्जैक्टली हुआ क्या कि उसने 150% का प्रॉफिट कमाया, और ये जो प्रॉफिट है साफ साफ बता रखा है कॉस्ट प्राइस पर है। तो यानी अब वैल्यू रहेगी हमारी कॉस्ट प्राइस। देखो 150% की फ्रैक्शन 3/2 होती है। अब ये जो 3 है ना, ये तो अभी भी प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही ये परसेंटेज है, लेकिन अब बेस वैल्यू रहेगी कॉस्ट प्राइस। और अब आ जाओ थोड़ी सी रेशियो वाली कहानी पे। इन दोनों पिक्चर्स में क्या कुछ आपको एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, तो आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस मिल रखे हैं। और कॉस्ट प्राइस अगर दोनों पिक्चर्स में कॉमन है, तो एक ही वस्तु की बात हो रही है भाई, वो दोनों जगह पर कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। और जब इन कॉस्ट प्राइस को आप सेम बनाओगे, तो उसके लिए आपको इस नंबर को 2 से और इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और बाकी के नंबर्स को भी इसी प्रोपोर्शन में चलाना होगा कि ऊपर वाले नंबर्स को हर जगह 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर्स को हर जगह 3 से मल्टीप्लाई। अब आप मुझे ये बताओगे कि दोनों तरफ सेलिंग प्राइस कितना कितना बना। तो देखो यहाँ तो सेलिंग प्राइस आपको नज़र आ ही रहा है कि 20 है। अगर मैं कहूँ यहाँ सेलिंग प्राइस बताओ कितना हुआ, तो आप कहोगे कि कॉस्ट प्राइस में बस प्रॉफिट को जोड़ने पर ही सेलिंग प्राइस बनता है। तो 6 क्योंकि कॉस्ट प्राइस है और 9 प्रॉफिट है, तो 9 और 6 यानी कि 15 होगा। अब देखो इन दोनों सेलिंग प्राइसेस का अंतर जो बन रहा है ना, वो 5 बन रहा है, और यही अंतर हमें एग्जैक्टली दे रखा है क्वेश्चन ने 1750। तो जब आप देखोगे कि ये कितनी यूनिट कितने के बराबर है, मतलब 5 यूनिट 1750 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, या फिर 5 का ये कितने गुना है, तो आप देखोगे कि 350 गुना है। और अब अगर मैं कहूँ कि बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्योंकि 6 यूनिट हमने दोनों जगह बना रखा है, तो वो भी 6 नहीं होगा, बल्कि 6 का 350 गुना होगा। बट हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि 15% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचे, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। और ये चीज़ आप समझते हो कि ये वैल्यू 100% है, 15% कमाया भी है, तो हम इसका अगर 115% निकाल दें, तो वो वैल्यू बराबर होगी सेलिंग प्राइस के। तो अब ये सेलिंग प्राइस आपका बनेगा यहाँ से, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 से नंबर 23 बारी कटेगा, 5 से नंबर 2 बारी, 2 से नंबर 3 बारी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 69 × 35, तो आप यहाँ से देखोगे कि आपका आंसर आएगा 2415। तो मेन कहानी कैलकुलेशन नहीं थी, मेन कहानी थी लैंग्वेज समझना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन एजीज का ज़रूर है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तो बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी DSSB ने पूछे हैं।
एक तो है रमन, एक है सुमन और एक है मोहन। तो बता हमें ये रखा है कि इन तीनों की एजेस का जो एवरेज है वो 34 है। अगर एवरेज 34 है तो 34 इंटू 3, यानी कि इनकी एजेस का सम मिलाकर 102 साल रहा होगा। उसके अलावा हमें ये बता रखा है कि मोहन की जो 7 साल पहले की एज थी, अच्छा ये प्रेजेंट एज मान लेते हैं मोहन की m, तो 7 साल पहले मोहन की एज m-7 रही होगी। कि जो एज मोहन की 7 साल पहले थी उसका तो हमें करना है 5 गुना, और सुमन की जो एज 5 साल पहले थी, यानी कि सुमन की प्रेजेंट एज अगर मैं s मानूँ तो 5 साल पहले वो s-5 रही होगी, और इस एज का 4 गुना अगर हम कर देते हैं तो ये दोनों एजेस आपस में बराबर हो जाती है। इसके अलावा ये भी बता रखा है कि 3 गुना अगर हम करें सुमन की प्रेजेंट एज का तो वो बराबर हो जाएगी प्रेजेंट एज जो रमन की है उसके 2 गुना की। तो यहाँ से हमें सुमन और रमन की एज का एक रेशियो भी मिल रहा है, यानी कि 2:3। और अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि जो सुमन की 5 साल बाद की एज होगी ना वो कितनी होगी। अब देखो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं 40, 35, 28, 39। मतलब शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद नज़र आ रखा है कि ये डाटा बहुत अपने आप में उलझा हुआ है। अगर हम इसको पेपर में जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं ना तो ऑप्शन के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। अब आप ध्यान से मेरी बात समझना, क्योंकि हमसे सुमन की 5 साल बाद की एज पूछी जा रही है, और यहाँ जो मुझे रेशियो नज़र आ रहा है सुमन और रमन का ये प्रेजेंट रेशियो है। तो क्या मैं इन ऑप्शन को प्रेजेंट पे लेकर आ सकता हूँ? तो आप कहोगे कि 5-5 इनमें से घटाना होगा बस, कि 5-5 साल बाद की नंबर है ना, ये जो ऑप्शन है ये 5 साल बाद की एज की है। तो अगर मैं इनमें से 5-5 घटा दूँ तो ये सारे ऑप्शन तैयार हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट एज ऑफ सुमन के। अब आप ध्यान से मुझे ये बताओ कि सुमन की एज का जो नंबर नज़र आ रहा है रेशियो में वो 2 यूनिट है, और 2 से कटने वाले भाई कितने नंबर हैं यहाँ पर? तो 23 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, यानी कि या तो 30 रहेगा या 34 रहेगा। तो एक बारी मैं इसको उठाता हूँ। चलो अगर मैं मानूँ कि सुमन की प्रेजेंट एज 30 है तो मुझे 15-15 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 15-15 से मल्टीप्लाई करने पे सुमन की एज प्रेजेंट 30 आई, रमन की प्रेजेंट एज 15-45 आई। तो इसका मतलब इन तीनों को 102 बनाए रखने के लिए 45 और 30 होता है 75, और 102 में से जब आप 75 घटाओगे तो ये 27 आएगी। बस अब आपको ये कंडीशन चेक करनी है, अगर ये सेटिस्फाई होती है तो अपना आंसर बिल्कुल रहेगा कितना? 35 साल, क्योंकि हमने 5 घटाने पे 30 लिखा था, भूलना मत 35 था ये ऑप्शन। तो चलो भाई इसको यहाँ चेक करते हैं एक बारी। मोहन की एज क्योंकि आज 27 है तो 7 साल पहले 20 रही होगी, और 20 का 5 गुना 100 बनाता है, तो बस यहाँ पर भी 100 बनना चाहिए। अब तो आप देखोगे सुमन की एज क्योंकि अभी 30 साल है प्रेजेंट में, तो मैं 30 में से 5 घटाऊँगा 25, और 25 गुना 4 भी पूरा 100 बनाता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर रहेगा 35 साल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा सवाल है कि 14.44 के अंडर रूट में से 2.5 का होल स्क्वायर को डिवाइड करना है 1.69 से, और क्या आंसर होगा। देखो 14.44 ना ज़रूर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और वो किसका होता है देखो मैं समझाता हूँ आपको। 40 का स्क्वायर आप समझते हो कितना होता है? 1600, और ये 40 से कम है, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900, 900 से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पूछूं कि ये नंबर जो होगा 1444 ये ज़्यादा नज़दीक किसके होगा, तो आप कहोगे 40 के नज़दीक होगा। तो हमें 40 से वापस चलना चाहिए। 40 से वापस का मतलब है एक एक करके पीछे चलना चाहिए। 39 का स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना, अब यूनिट डिजिट समझो। 9 इंटू 9 यूनिट डिजिट 1 बनेगा, लेकिन यहाँ 4 बन रखे हैं तो 39 भी नहीं होगा। 38 का जो स्क्वायर होगा देखो वो 8 गुना 8 64 का यूनिट डिजिट 4 बनेगा, और यहाँ भी यूनिट डिजिट 4 बन रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 38 का स्क्वायर होगा। अच्छा 38 का स्क्वायर ये कब होता है? जब ये डेसिमल ना होता। चलो डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। अब ऊपर हम 38 लिख सकते हैं, और नीचे 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो 38/10 का मतलब होगा 3.8।
3.8 में से जब 2.5 आप घटाओगे तो ये 1.3 ही होगा, और 1.3 का स्क्वायर जो होगा वो 1.69 ही होता है, और जब उसी सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा 1। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो, कहता है एक ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनका 4/7 हिस्सा मैन है। तो इसका मतलब 7 में से भाई 4 मैन होंगे, तो फिर जो वुमेन रहेगी वो 3 रहेगी। ताकि आप परसेंटेज ईजिली कैलकुलेट कर सको तो आप 2 0 और लगा दो इनके साथ। अब ये बात कर रहा है 4 व्हीलर की, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, तो वो मैन का तो है देखो 40%, और इस नंबर का 40% जब आप निकालोगे तो इसका 10% क्योंकि 40 है, तो 40% का मतलब 4 गुना 160 होगा। 160 मेल्स के पास है 4 व्हीलर। उसी तरीके से वुमेन का 60% आपको निकालना होगा, उनके पास 4 व्हीलर है। तो इसका देखो 10% 30 होगा, 60% 180 होगा। अब कहते हैं जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है तो उन्हीं में से 40% मैरिड मेल्स है। मतलब अब हम बात करेंगे जो लोग हैं मैरिड, तो मेल्स का जो पार्ट मैरिड है वो 40% है उन मेल्स का जिनके पास 4 व्हीलर है। यानी 160 का अब हमें निकालना है 40%। 160 का 10% 16 होगा, 40% का मतलब 16 का 4 गुना 64 होगा। उसी तरीके से m% यहाँ पर भी अगर हम निकालेंगे 180 का, मतलब कि 4 व्हीलर वाली महिलाओं का, तो वो निकलेगी मैरिड महिलाएं, मतलब कि मैरिड वुमेन। बट m% तो डाटा मिसिंग है, इसको भूल जाओ। कहता है टोटल जितने लोगों के पास है 4 व्हीलर, जो कि 340 बन रखे हैं, तो उन्हीं का 25% हिस्सा मैरिड है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, और इसका 1/4 निकालोगे तो 85 आएगा। तो टोटल भाई 85 लोग यहाँ पर मैरिड है, जिनमें से 64 तो मेल्स ही है, मैन ही है। तो बाकी आप इसको घटाओगे तो 21 वुमेन आ जाएगी। तो बस हमसे यही m% की वैल्यू पूछी है, m की वैल्यू पूछी है। तो हमें निकालना होगा कि 21 मैरिड वुमेन है आउट ऑफ उन वुमेन्स में से जिनके पास 4 व्हीलर है, यानी 180 में से, और परसेंट के लिए 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 11.66%। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। फिर से ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि जो मार्क प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है 2 मोबाइल फ़ोन्स का, तो वो है 7:5 में। अच्छा, आप यहाँ पर 2 0 और लगा लो, 700 और 500 कर लो कि मार्क प्राइस इतना इतना है। कहता है एक दुकानदार ना पहले मोबाइल फ़ोन पर 28 सहित 4/7% का डिस्काउंट देते हैं। तो ये नंबर मुझे एक्चुअली में नज़र आ रहा है डबल, किसका, 14 2/7% का। और जैसे कि 14 2/7 को हम याद रखते हैं 1/7 से, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन 2/7 होगी। मतलब 28 सहित 4/7% का मतलब है कि 2/7वां हिस्सा डिस्काउंट में चला जा रहा है। किस मोबाइल फ़ोन का, पहले का। तो जब 700 का आप इतना निकालोगे ना 2/7, तो ये 200 रुपये आ जाएगा। कि चलो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला वो भी अलग से लिख देते हैं कि वो डिस्काउंट मिला यहाँ पर 200 रुपये का। उसके अलावा ये भी बोलता है कि भाई टोटल जो डिस्काउंट दोनों मोबाइल फ़ोन्स पर मिलाकर दिया जा रहा है वो 20% है। टोटल दोनों मोबाइल फ़ोन्स पर अगर डिस्काउंट 20% दिया जा रहा है तो वो 1200 पे दिया जा रहा होगा। और 1200 का जब आप 20% निकालोगे, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो आप यहाँ से देखोगे कि टोटल डिस्काउंट तो 240 रुपये का मिलना चाहिए। और उन्हीं 240 में से 200 का तो डिस्काउंट पहले फ़ोन पे दे दिया, तो यानी इस फ़ोन पे 40 का मिलेगा। और ये डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें करना होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस इस फ़ोन का है 500 और परसेंट के लिए 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर रहेगा आपका 8%। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेता हूँ, तो इसका मतलब होगा x² इंटू में x⁴ डिवाइडेड बाय 3⁴ डिवाइडेड बाय x⁴2। और ये एक्सप्रेशन 2 नहीं है बल्कि ये 3 है। और ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल्स टू है 2243 माइनस 2⁶ प्लस 8 के। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे ना, जब मैं क्या करूँगा कि इसको डिवाइड को ना मल्टीप्लाई लिखूँगा,
और डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखने का मतलब है इसको मुझे रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब मुझे इसको लिखना होगा x³/3⁴। तो क्या होगा जब हम इसको मल्टीप्लाई, का मतलब है कि हम सेम बेस पर पावर्स को ऐड कर सकते हैं जब हमें चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x⁴ और 2 8 और 3 11। अच्छा, उससे पहले क्या किया था, 3⁴ को हमने यहाँ भेज दिया, तो हम इसको लिखेंगे 3⁴ इंटू में ये एक्सप्रेशन। अब देखो 2243 को तो एज इट इज़ लिखना होगा, बट 2⁴ को हम लिख सकते हैं 64 + 8, और 64 + 8 माइनस का 64 + 8 होता है माइनस का 56, और जब 56 आप इसमें से घटाओगे तो ये रिज़ल्ट आपका होगा 2187, और 2187 ना 3 की पावर होती है 7वीं। अभी हमने इसी पेपर में 3⁵ को देखा था, 243 मिली थी हमें, तो आपको ध्यान रखना है 3⁵ होती है 729, और 3⁵ होती है 2187, और बिल्कुल रिज़ल्ट हमें अगर यहाँ 2187 मिल रहा है तो हम इसको 3⁵ लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको 3⁵ लिख लूँ यहाँ पर, तो फिर से देखो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कि सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रखा है, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x⁵ इक्वल्स टू 3⁵, और अगर ये दोनों इक्वल है, इनकी पावर भी इक्वल है, तो ज़रूर बेस भी इक्वल रहे होंगे, तो x इक्वल्स टू होगा 3। 3 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नज़र आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक नंबर हमें दे रखा है 19541742, और हमसे पूछा है कि दिए गए ऑप्शंस में से किससे ये नंबर डिविजिबल है। नंबर दे रखे 12 11 13 और 9। तो अब बड़े ध्यान से देखो, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इतना सा होता है कि हमें इन सबको जोड़ना होगा डिजिट्स को, और वो देखना होगा जो सम बनेगा वो क्या 9 के पहाड़े में आने वाला नंबर बनेगा क्या। तो जब आप इसको जोड़ोगे ना, 1 और 9 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20 और 7 27 और 4 31 और 2 33, तो 33 तो नहीं आता 9 के टेबल में, तो इसका मतलब 9 से नंबर नहीं कटेगा। अच्छा, 12 का जो टेस्ट होता है वो 4 × 3 होता है कि जो भी नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। 3 का टेस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो तो हमने करा था 33, और ये 3 का मल्टीपल है भी कि 3 से तो ये नंबर कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 का टेस्ट होता है लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, और अगर 4 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, तो 12 से नहीं कटेगा। फिर अब 11 और 13 में से आप एक को चेक कर लो, निकल आया ठीक है, वरना दूसरा तो आंसर होगा ही होगा। तो हम चेक करेंगे 11 को, और 11 का टेस्ट क्या होता है कि ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ना होता है, जैसे 2 और 7 9 और 4 13, 13 और 9 22, और बची हुई डिजिट्स को फिर से जोड़ना होगा, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11। तो इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर मल्टीपल होना चाहिए 11 का, तभी ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और आप देख पा रहे हो ये डिफरेंस 11 बन रहा है, जो कि मल्टीपल है 11 का, तो आंसर रहेगा इसका 11। अब देखो इस पेपर का पार्ट 1 जिसमें 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ भी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसी का पहला क्वेश्चन है एजेस पर। मेनली 3 लोगों की यहाँ बात हो रखी है, चरण, अमर और भरत, और तीनों की मैंने प्रेजेंट एज को इतना ही इतना मान लिया। अब कहता है कि जो ये चरण है ये 16 साल छोटा है अमर से, तो क्या मैं इसको A-16 लिख सकता हूँ क्या। अमर से 16 साल छोटा है, जो भी एज अमर की है A-16 वो होगी चरण की एज। उसी तरीके से कहता है जो भरत है वो चरण से 10 साल बड़ा है, मतलब अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो ये एज होगी भरत की। तो जैसे ही मैं इधर 10 जोड़ूंगा तो ये आपका बनेगा A-6। तो ये प्रेजेंट एज चरण की है, ये है अमर की, और ये है भरत की, मतलब एक ही वेरिएबल में हमने तीनों की एजेस बनाई। अब कहता है कि चरण की 6 साल बाद की एज, देखो 6 साल बाद की जो एज होगी चरण की वो रहेगी A-10, और इसी के साथ रेशियो उसने बता रखा है भरत की 14 साल पहले की एज, तो भरत की 14 साल पहले इतनी एज होगी, यानी कि A-20, कि इन एजेस का जो रेशियो है ना वो 4:3 है, और यहाँ से प्रेजेंट एज ऑफ अमर पूछी जा रही है। तो बस आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो कि अगर A-10 बटे A-20 की वैल्यू 4/3 होगी, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3A-30 इक्वल्स टू 4A-80।
यानी कि ए की वैल्यू मिली हमें यहाँ से 50, और यही हमसे पूछा जा रहा था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 मेंसुरेशन पर है। बताइए रखा है कि एक कोई रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 5:2। हम मान लेते हैं 5x और 2x इसकी लंबाई और चौड़ाई है। कहता है इसका पेरीमीटर 70 है। पेरीमीटर का मतलब होता है देखो 2 इंटू में l+b। अगर ये 70 है तो इसका मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई मिलाकर 35 रही होगी, जबकि एक लंबाई एक चौड़ाई मिलाकर 7x है। अगर 7x 35 है तो x का मतलब 5 हुआ, यानी कि ये वाली साइड 5 इंटू 5 होगी और ये वाली साइड 2 इंटू 5 होगी। एरिया हमसे पूछा जा रहा है जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 25 गुना में चौड़ाई यानी कि 10, तो आंसर होगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हो एक छोटी सी टेबल आपको दे रखी है और बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछा है कि भाई 2006 में जो रेफ्रिजरेटर्स बना करते थे वो 24700 बना करते थे, और 2007 में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है रेफ्रिजरेटर्स की वो 19200 है। तो आपसे पूछा है कि ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कितना % कम है इससे। तो आप जब डिफरेंस करोगे ना तो आप कहोगे 5500 कम है 2006 यानी कि 24700 से, और परसेंट के लिए 100। तो देखो इन दोनों ज़ीरो को काटने के बाद ये फ्रैक्शन बन रही है 55/247, और इंटू 100 का मतलब है सिंपली परसेंटेज वाला। अब ऐसी कैलकुलेशन को कैसे हमें समझना होता है, समझो। 55 का चौथा मल्टीपल होता है 220, एक बारी मैं इसको लिख रहा हूँ 220, और पाँचवा जो मल्टीपल होता है 55 का वो होता है 275। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही ये फ्रैक्शन आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ फ्रैक्शन बनाऊँ तो 1/4 बनाता है जो कि 25% बनाते हैं। ये 1/5 बना रहे हैं और 1/5 परसेंटेज में 20% होते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं 20 से तो देखो ऊपर होगा और 25 से कहीं ना कहीं कम होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 247 है ना डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता चलेगा तो वो रिज़ल्ट एक्चुअली में छोटा होता चलेगा। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर ज़्यादा किसका बड़ा है, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट छोटा आया होगा, इससे आंसर बड़ा रहेगा, तो 20 से तो बड़ा रहेगा आंसर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस केस में डिनोमिनेटर जो छोटा है ना वो 220 है, तो छोटे डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये रिज़ल्ट बड़ा बनेगा, इससे ये रिज़ल्ट बड़ा बनेगा, तो आंसर से 25 बड़ा नंबर है। और इन दोनों के बीच में जो एक ही वैल्यू लाई कर रही है, ऑप्शन आप देख पा रहे हो 22% इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बार ग्राफ के थ्रू समझा रखा है दो चीज़ों को। एक तो देखो अमाउंट जो कि हमने इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल्स में यानी कि कच्चे माल में, और दूसरा जो ग्राफ है वो आपको बता रखा है फिनिश्ड गुड्स का, मतलब कि जो हमने सेल्स की है माल को बनाने के बाद वो कितनी की है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1996 में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 225 था, तो ये कितना % ज़्यादा है 95 से, और 95 में नंबर 120 है। तो आप देख पा रहे हो कि 105 ज़्यादा है 120 से पिछले साल से, और परसेंटेज के लिए 100। देखो दोनों नंबर 15 से कटते हैं 7 बारी और 8 बारी। अब 7/8 इंटू 100 का मतलब होगा 87.5% से, ये इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पे। कहते हैं जॉन किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, जबकि जॉन और स्मिथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना ये है कि अकेला स्मिथ यानी कि एस कितने दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो एक एलसीएम हम ले लेते हैं जिससे हमारा टोटल वर्क बनेगा। 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। ये 18 टोटल वर्क मानते हुए 9 दिन में अगर जॉन करता है तो एक दिन का काम उसका 2 होगा, और 18 काम अगर ये दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं तो इनका एक दिन का काम 3 होगा, और इसी 3 में से क्योंकि 2 काम जॉन का है तो एक स्मिथ का होगा। तो जब स्मिथ अकेला इस काम को करेगा एक की क्षमता से तो उसको पूरे 18 दिन लगेंगे। ये इस सवाल का आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो वहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है, एक बजट आपको दिखा रखा है। अब
क्वेश्चन बड़ा छोटा सा पूछा है। इस बजट में बहुत सारे सेक्टर्स आपको दे रखे हैं। कहता है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं, दो आइटम्स हैं जो 1:15 का रेशियो बना सकते हैं, जो 1:15 बना सकते हैं। तो देखो ये चीज़ें तो मतलब बिना कैलकुलेट करे भी आप समझ रहे हो कि 1 और 15 में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उन दो नंबर्स को उठाने की जो अपने आप में एक छोटा हो और एक सबसे बड़ा हो। तो मुझे सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 12.4 डिग्री नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर मुझे 185 डिग्री नज़र आ रहा है। तो अगर देखो आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं इसको अगर 12 भी मान लूँ और अगर मैं इसको 180 मान लूँ, तो आप देख पा रहे हो कि 12 एक कम 12 और 12 से ये नंबर 15 बारी कट रहे हैं। तो इसका मतलब है इन्हीं दोनों का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली जो बन रहा होगा वो 1:15 होगा। 12.4 और दूसरा 185 बना रहे हैं डायरेक्ट डिमांड और डिफेंस को। तो यानी कि ऑप्शन होगा इसका बी आंसर। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है, समझते हैं इसको। देखो इसने बता ये रखा है कि 2 पॉइंट्स है ए और बी और दोनों के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर और इसके अलावा दो कार है पी और क्यू, उनकी स्पीड्स भी हम पी और क्यू मान के चल लेते हैं और दोनों एक ही समय पर ना इन दो अलग अलग बिंदुओं से चलना शुरू करती है। अच्छा, दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में बता ये रखा है कि अगर पी चले ए से बी और क्यू चले बी से ए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ट्रेन 2 घंटे में मिलती है। अब ये केस आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड का कि जब दो ऑब्जेक्ट सामने सामने होते हैं ना तो उनको चलना होता है दोनों की स्पीड के सम से, मतलब दोनों की स्पीड से ऐड हो जाती है और इस स्पीड से चलने पर ये दोनों कार 2 घंटे में मिल रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि P + Q मतलब ये दोनों स्पीड्स मिलाकर रही होगी 120 किलोमीटर पर आवर। बट हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते कि 120 में से P की स्पीड कितनी होगी और Q की कितनी। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे। तो दूसरी कंडीशन में बता ये रखा है कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले और वो सेम डायरेक्शन बताया ए से बी, तो अगर दोनों ए से बी की ओर चलेगी ना तो अब कार P Q को पकड़ेगी और P अगर पकड़ना चाहती है Q को तो बीच का डिस्टेंस 240 किलोमीटर ख़त्म करना होगा और वो 240 किलोमीटर जो ख़त्म करेगी ना P, वो P - Q की स्पीड से करेगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती है और पकड़ जो पाई वो 8 घंटे में पकड़ पाई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन भी बना पा रहे होंगे कि P - Q रहेगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम दोनों की स्पीड्स को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे P की स्पीड बनानी है तो दोनों को जोड़ोगे और हाफ करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 150 का आधा होता है 75 और यही क्वेश्चन ने पूछा है, यही अपना आंसर होगा। इसके बाद रहेगा देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंसुरेशन से है। आपको एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 150, 80 और 120। अगर जो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो मुझे यहाँ से पता चलेगा वॉल्यूम ऑफ होल। इस होल का इतना वॉल्यूम है। अब देखो इस होल में हम कितने आदमियों को बिठा सकते हैं, जबकि एक आदमी को 200 सेंटीमीटर क्यूब हवा की ज़रूरत है। अब हवा का मतलब होगा देखो सराउंडिंग से और सराउंडिंग का मतलब होता है वॉल्यूम से। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो यूनिट के साथ देखो क्यूब, और जहाँ क्यूब नज़र आ जाए तो वहाँ पर वॉल्यूम से मतलब होता है। तो एक आदमी का वॉल्यूम है 200, तो ऐसे हम कितने नंबर ऑफ पर्सनस को बिठा सकते हैं। तो हमें सिंपली वॉल्यूम ऑफ होल को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 पर्सन से। और यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कि 50 से नंबर 4 बारी कटा, 50 से नंबर 3 बारी और 4 से नंबर 30 बारी, तो 80 × 30 होता है 2400 और 2400 × 3 होता है 7200। तो 7200 आदमियों को हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। इसके बाद रहेगा देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर दो लोग हैं, शुभ और शौर्य। शुभ को देखो 5000 रुपये पर मंथ मिलती है पॉकेट मनी और शौर्य को 6000 रुपये पर मंथ मिलती है पॉकेट मनी। अब उस 5000 में से या फिर उस 6000 में से वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च करते हैं या कहाँ वो बचत करते हैं, वो आपको पाई चार्ट से बता रखा है। तो एक बड़ा आसान सा सवाल क्या पूछा है इस पर कि ये जो शुभ और शौर्य मिलाकर पैसा खर्च करते हैं ना रूम रेंट और मेस पे, तो
तो उनका डिफरेंस क्या होगा। तो आप ये बताओ, जो ये शुभ है ये रूम रेंट और मेस पे मिलाकर कितना खर्च करते हैं। तो देखो मेस पे करता है 22% और रूम रेंट पे करता है 18%। तो यानी कि ये 40% खर्च करता है अपनी पॉकेट मनी का, और इसकी पॉकेट मनी है 5000। उसी तरीके से जो शौर्य है ये जो खर्च करता है रूम रेंट और मेस पर मिलाकर, तो आप देख पा रहे हो मेस पर 23, रूम रेंट पर 21। तो आप कहोगे कि ये 44% खर्च करता है अपनी पॉकेट मनी यानी कि 6000 का। और हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। पहला तरीका तो होगा कि हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लें, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, और उनका डिफरेंस कर लें। या फिर आप ऐसे सोचो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस 44 को हटा के यहाँ 40 लिख लूँ, मतलब 4% ऑफ 6000 को मैं अलग कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से समझ पा रहे हो कि शौर्य ने जो 40% खर्च किया है वो 6000 का, और शुभ ने जो 40% खर्च किया है वो 5000 का। तो देखो परसेंट में तो कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस है इधर 1000 का। तो मैं सीधा 1000 का यहाँ 40% निकाल सकता हूँ, वो सीधा डिफरेंस बनेगा जो कि होगा 400 रुपये। कि एक तो अंतर बना 400, और इसके अलावा शौर्य ने 400 के अलावा और भी इससे ज़्यादा खर्च करे, वो है 4% ऑफ 6000। और 6000 का जब आप 4% निकालोगे तो वो 240 आएगा। तो ये टोटल बनेगा 640। कि इतना डिफरेंस है इन दोनों के खर्चों का। उतारो भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे कि आप देख पा रहे हो बार ग्राफ में, ये हमें यहाँ पर सेल्स दे रखी है कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स की 1990 से 1995 तक। और ये जो भी सेल्स आपको नज़र आ रही है ना, तो ये थाउजेंड्स में है। जैसे मान लो 1991 की अगर बात करें तो 1991 में जो सेल में आपको नंबर नज़र आ रहा है ना 300, वो असल में 300 नहीं है बल्कि 300 इंटू 1000 है वो। तो सेल्स इन थाउजेंड्स जैसे कि आपको दिखा रखा है। अब क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है कि भाई 95 में 91 से कुछ ज़्यादा सेल हुई है। आप देख पा रहे हो 95 में जो सेल हुई है वो 400 हुई है, और 91 में 300 हुई है, तो 100 ज़्यादा हुई है। बट क्योंकि वो 1000 में है तो इसलिए इंटू 1000 भी करना होगा। तो ये पूरा बनेगा आपका 1 लाख। तो आंसर होगा इसका 1 लाख रुपीज़। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बता रखा है ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, बी उसी काम को 4 दिनों में, और सी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बताया कि भाई पहले दिन सिर्फ़ और सिर्फ अकेला ए काम करेगा, दूसरे दिन अकेला बी काम करेगा, और तीसरे दिन अकेला सी काम करेगा। और इसी तरीके से इसी चैन में हमेशा काम होता चलेगा, यानी कि चौथे दिन फिर ए की बारी, 5वें दिन बी की, छठे दिन सी की। तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन काम कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले टोटल वर्क बनाते हैं, जिसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा 3, 4 और 5 का। ये एलसीएम 60 होगा। और टोटल वर्क बनाने के बाद अब आप निकालोगे कार्य क्षमता। एक दिन का काम 60/3, ए का एक दिन का काम 20 हुआ, 60/4 बी का 15 और सी का होगा 12। अब क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया तो वो 20 काम किया होगा, दूसरे दिन बी ने काम किया तो 15 काम किया होगा, और सी ने तीसरे दिन काम किया 12। तो हम कहेंगे कि 3 दिन इस तरीके से पूरे हुए और टोटल काम हुआ 47। अब देखो फिर अब किसकी बारी होगी, अब ए की बारी होगी। क्या ए इसी दिन काम पूरा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वर्क बचा थी 13। और कर कितना सकते हैं एक दिन में ए? 20। तो यानी कि चौथे दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। जो हमसे पूछा है ना वो फ्रैक्शन में नहीं बताना हमें पूरा कंप्लीट, बस ये पूछा कौन से दिन, तो चौथे दिन काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रहेगा देखो क्वेश्चन नंबर 12th, और ये 12th क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कहता है एक आदमी ने 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से और छमाही दर पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, और होता क्या है कि 1.5 साल बाद वो पैसा ना 2,16,000 हो जाता है। तो पूछा हमसे कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया होगा। अब आप पहले तो ये समझो कि 40% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, देखो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम में, मतलब इतना परसेंट उसको ब्याज कब देना होता, जब वो साल में एक बार ही जाता। बट यहाँ पर उसने जो पैसा देने का टाइम रखा है ना वो हाफ ईयरली रखा है, यानी कि हर 6 महीने बाद वो ब्याज लेकर आएगा। और उसको हमने बता रखा है 40% पूरे साल का रेट, तो 6 महीने का रेट ज़रूर 20% रहा होगा।
मतलब एक साल में 40% या 2 बारी में 20-20 लेकर आना होगा। अब 1.5 साल का टाइम दे रखा है, तो आप मुझे ये बताओ कि 1.5 साल में ये आदमी कितनी बारी ब्याज देने पहुंचेगा, जबकि वो हर 6-6 महीने बाद जाता है। तो आप कहोगे नंबर ऑफ़ 3 टाइम्स जाएगा, तो जो टाइम होगा ना यहाँ पे वो 3 टाइम्स उसको ब्याज देना होगा। कुल मिलाकर 20% की दर से उसको 3 बारी ब्याज देने हैं। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो हम कहेंगे कि 5 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 1 रुपया ब्याज का जोड़कर 6 रुपये जाएंगे, अगर एक बारी की बात करें। और सीआई में क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल और अमाउंट का हर बारी रेशियो सेम बनते हैं, तो हम इसको 3 बारी लिखेंगे, 5 से 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें बता रही है प्रिंसिपल को, और ये मल्टीप्लिकेशन हमें बता रही है टोटल अमाउंट को। और एक्चुअली में यही अमाउंट हमें गिवन है कि 216,000, यानी कि 1000 गुना। तो जैसे ही हम इसको 1000 से गुना करेंगे तो अपना जो प्रिंसिपल होगा वो 1,25,000 होगा। यही सवाल का आंसर है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब 13 क्वेश्चन में ना 4 दोस्त हैं और जिनके पास जो पैसा है वो 17:20:23:26 के रेशियो में है। कहता है इन चारों में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी एक से 6,000 रुपये ज़्यादा है और किसी दूसरे से 3,000 रुपये कम भी है। मतलब एक ऐसा आदमी आपको ढूंढना है कि उसके पास 6,000 रुपये ज़्यादा भी हो किसी एक से और 3,000 रुपये किसी एक से कम भी हो। तो क्योंकि चीज़ें रेशियो में चल रखी है तो हम रेशियो में 6,000 3,000 कहाँ से ढूंढेंगे बताओ। हम सिर्फ ऐसा ढूंढ सकते हैं कि 6,000 कहीं ना कहीं डबल है 3,000 का। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढें कि वो नंबर एक तो किसी न किसी से कम हो, लेकिन वो किसी न किसी से डबल ज़्यादा भी हो। और ऐसा नंबर आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको नज़र आ रहा होगा, देखो 23 मुझे ऐसे नज़र आया कि ये इस नंबर से देखो कितना कम है, 3 कम है। तो अब ये किसी नंबर से डबल ज़्यादा भी होना चाहिए, डबल का मतलब 6 ज़्यादा भी होना चाहिए, और वो नज़र आ रहा है 17 से। तो इसका मतलब है हमने वो नंबर ढूंढ निकाला। अब देखो ये जो 3 नज़र कम आ रहा है या फिर 6 ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में 3,000 और 6,000 है। मतलब कि हमें इस पूरे डाटा को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये बनेगा रियल डाटा। अब हमसे जो पूछा जा रहा है ना वो ये पूछा जा रहा है कि इन चारों के पास मिलाकर टोटल कितना पैसा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1000 को कॉमन रख दो और पहले इन्हीं नंबर्स को जोड़ो। तो 20, 40, 60, 70, 77, 80 और 86 ये टोटल बन रहे हैं। और जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इनके पास है 86,000 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसकी लैंग्वेज को समझना था। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल इंटरेस्ट पे ये क्वेश्चन है। कहता है जो प्रिंसिपल है, मतलब कि जो मूलधन है, उनका जो अनुपात है वो 4:5 है। इसी अनुपात में मैं 500 रुपये और 400 रुपये लिख सकता हूँ। तो सवाल ने बता ये रखा है कि ये 2 प्रिंसिपल हमने उधार लिए 5 साल के लिए। हालांकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एक रेशियो में है, तो हम रेशियो 4% और 5% मान लेते हैं। 4:5 रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो था, तो हमने 4% और 5% मान लिया। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पैसा उधार लिए गया 5 साल के लिए। अब हमें दे रखा है एक तो 12,300 रुपये। तो 12,300 रुपये 5 साल का जो यहाँ ब्याज था और 5 साल का जो ब्याज यहाँ था, उन दोनों का योग है इतना। और हमसे उन्हीं दोनों ब्याज का अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपको अच्छे से पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं कि जो भी प्रिंसिपल है उसका अगर मैं उतना ही % निकाल लूँ तो वो 1 साल का ब्याज होगा, और नंबर ऑफ़ ईयर से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो गिवन ईयर्स का ब्याज आ जाएगा, यानी 5 साल का आ जाएगा। तो इसी चीज़ को देखो बिना लिखे भी आप कर सकते हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पूछूँ आपसे तो आप कहोगे 400 का 4% 16 होते हैं और 5 साल का इतना होगा। 500 का 5% 25 होता है 1 साल का ब्याज, तो 5 साल का इतना होगा। कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है ना वो इतना बन रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 को कॉमन लूँगा और ब्रैकेट में 16 और 25 बनेगा 41। इतने यूनिट की वैल्यू अपने पास 12,300 है। तो आप बड़े ध्यान से मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो 41 से ये नंबर कट रहा है आपका
पूरा 300 बारी, और 5 से नंबर कट रहा है आपका 60 बारी। अब हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस, तो जब इन्हीं दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो फिर से आप 5 कॉमन ले लो, और डिफरेंस होगा 25 में से 16 गया 9, यानी इतने यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, जबकि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो 60 गुना 5 300, और 300 गुना 9, यानी कि पूरा बनेगा 2700 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद रहेगा देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये है तो देखो बहुत आसान, बट लास्ट में आते आते ना एक छोटी सी गलती हम कर जाते हैं। उस गलती को हम क्यों कर जाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं DSSB में, ध्यान से आप नहीं समझ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर एक खंभा दे रखा है आपको, उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, बट बता ये रखा है कि एक मकड़ी 10 मीटर चढ़ सकती है 20 मिनट में, और 20 मिनट में जब वो 10 मीटर चढ़ जाती है ना, तो अगले क्षण में ही क्या होता है, वो 2 मीटर फिसल भी जाती है। अब ये जो बता रखा है ना, वो 2 मीटर फिसल जाती है, तो यहाँ पर बस क्षण बता दिया कि मोमेंट बता दिया, बट हमें ये नहीं बताया कि उसको 2 मीटर आने में कितना टाइम लगता है। तो इसका मतलब है कि वो टाइम ना बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, वो मिली सेकेंड्स में हो सकता है। तो इसीलिए हम उस टाइम को इग्नोर कर देते हैं, और 20 मिनट में ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो 2 मीटर नीचे भी उतर जाती है। तो हम कहेंगे कि वो 20 मिनट में ना खंबे का 10 मीटर नहीं बल्कि 8 मीटर हिस्सा चढ़ पाती है। अब क्या होगा कि इस मकड़ी ने ऐसे ही चढ़ते चढ़ते टोटल खंबे के टॉप पर आने तक पूरे 3 घंटे का टाइम लिया, और 3 घंटे का मतलब होता है देखो 180 मिनट से, अगर हम उसको मिनट में कन्वर्ट करें। और आप देख पा रहे हो 180 मिनट इस 20-20 मिनट के 9 स्लॉट में बनेगा, मतलब हम 20 को 9 से गुना करेंगे तब 180 बनेगा। और बच्चे वही गलती करते हैं कि दोनों जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर दे देते हैं 72 मीटर, और ऑप्शन में भी 72 मीटर है, तो इसलिए उनको सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि गलती हुई। बट यहाँ गलती इसलिए हो रही है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है ना, कि 2 मीटर फिसलने में कुछ टाइम लग रहा है, बट वो टाइम दे नहीं रखा, तो इस टाइम को ना हमेशा हमें लास्ट स्टेप में सोचना होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूरे स्लॉट मत चलाओ, एक स्लॉट कम चलाओ। तो मैं यहाँ पर 160 मिनट चलाऊँगा, और 160 मिनट जो मुझे चलाने होंगे, देखो 20-20 के 8 स्लॉट चलाने होंगे, तो मैं इंटू 8 कर देता हूँ। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब 160 मिनट बीत चुके होंगे तो ये मकड़ी उस टाइम तक 64 मीटर चढ़ चुकी होगी, और अब हमें उसको लास्ट के 20 मिनट चढ़ाना है। तो लास्ट के 20 मिनट में इस बात को आप फील करो कि वो उतरेगी नहीं, सिर्फ वो चढ़ेगी। मतलब वो यहाँ पर है अभी 160 मिनट में, तो ये 20 मिनट में ना वो यहाँ पहुँच गई टॉप पर। और फिसलने के लिए जो उसको मिली सेकेंड का टाइम चाहिए वो तो अपने पास है ही नहीं अब, क्योंकि 20 मिनट तो यहीं ख़त्म हो जा रही है। तो अब इस बात को समझो, आखिरी के 20 मिनट में वो पूरा 10 मीटर चढ़ेगी, फिसलने वाला जो टाइम है वो नहीं मिल रहा हमें। तो इसीलिए इसका आंसर 72 नहीं होगा बल्कि 74 होगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बता ये रखा है कि जो एक कार की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से डबल है, 2 टाइम्स है। मतलब अगर हम मान लें कि यहाँ स्पीड 1 होगी तो कार की भाई 2 रही होगी। ये है स्पीड्स का रेशियो। इसके अलावा कहता है कि जो गाड़ी है ना वो 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर 935 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लेगी, या फिर 935 किलोमीटर कवर करने में जो पैसेंजर ट्रेन टाइम लेगी, तो उस टाइम का अंतर क्या होगा। अब एक बात बताओ, इस कार की स्पीड आपको बिल्कुल साफ साफ 85 दे रखी है, 85। तो इसका मतलब है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज़रूर इसका हाफ रही होगी, और जब इसका हाफ आप करोगे तो आप कहोगे 42.5 किलोमीटर पर आवर। अब चलना कितना है 935, तो 935 यहाँ चलाना है आपको 85 की स्पीड से, और यहाँ जो 935 आपको चलाना है ना वो या तो आप इतना कह लो या फिर आप कह लो 85/2, 2 यहाँ चला गया। तो फ्रैक्शन से लिखने से क्या होगा कि इतनी कैलकुलेशन दोनों जगह सेम है। चलो करते हैं इसको। तो 85 से एक बारी नंबर कटा तो पूरा 85 ही आया। अब बचा कितना, फिर से 85 यानी कि 11 बारी। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे 85 से नंबर 11 दूनी 22 बारी कटा,
तो 11 घंटे और 22 घंटे के बीच का अंतर होगा पूरे 11 घंटे, कि दोनों को 935 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा उसका अंतर होगा 11 घंटे का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 है। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट उसको मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, मतलब एक लैंग्वेज देती जा रही है बट उसका कोई यूज़ नहीं है। कुल मिलाकर जो डाटा हमें यहाँ से मिल रहा है ना, देखो वो ये मिल रहा है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है देखो 1230 रुपये, और उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1200 रुपये। तो यहाँ आपको वो प्रिंसिपल बताना है जो सूरज ने अजय से लेके विनय को दिया, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दोनों ने ब्याज दिया है। तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। 2 साल का CISI दोनों गिवन है। अब आप ध्यान से समझो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मेनली फ़र्क पड़ता है ना, देखो वो सेकेंड ईयर में आके पड़ते हैं। मान लो ये कुछ पैसा है और ये हम इस लॉट में बांटते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो तो देखो हर साल सेम होते हैं, और यहाँ वो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 1200 रुपये है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई पहले साल भी 600 रहे होंगे और दूसरे साल भी 600 रुपये। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट की बात। अब हम यहाँ से समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन को लेके जाना है ना, तो देखो पहले साल में CISI सब सेम होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल से ब्याज मिल रहा होता है जो भी रेट रहा होगा यहाँ पर। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है कि दो जगह से ब्याज मिलता है कंपाउंड में। एक तो प्रिंसिपल से जो कि मिल ही गया 600, और दूसरा ब्याज मिलता है इंटरेस्ट पर, यानी कि जो पहले साल का इंटरेस्ट है ना 600, वहाँ से भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा वो हम बता सकते हैं। आप ध्यान से देखो इन दोनों का अंतर है 30 रुपये। तो वो 30 रुपये ज़्यादा क्यों बने? क्योंकि वो 600 से ब्याज मिला, तो यानी कि यहाँ से ब्याज मिला होगा 30 रुपये। अब देखो जैसे कि ये 600 रुपये ब्याज है इस प्रिंसिपल पर, वैसे ही 30 रुपये भी ब्याज है किस पर? 600 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट मिला 30, और किस प्रिंसिपल पे? 600 पर, और परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकाल लिया 5%। और अगर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल भी आ सकते हैं। वो ऐसे आएगा कि ये जो पहले साल का ब्याज आपको दिख रहा है ना 600 रुपये, तो ये प्रिंसिपल ने दिया है 5% से, मतलब प्रिंसिपल ने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज दिया है वो 600 रुपये है। तो अब यहाँ से जब ब्याज कैलकुलेट करोगे, मतलब प्रिंसिपल जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वो पूरा बनेगा 12000, यानी कि 12,000। तो प्रिंसिपल है भाई 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, जैसे कि आप लाइन ग्राफ में देख पा रहे हो, आपको बाटा और वुडलैंड कंपनीज़ की किस शहर में कितनी दुकानें हैं वो आपको बता रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है इन 5 शहरों में यानी ABCD और E में जो बाटा की दुकानें हैं ना उनका एवरेज बताओ। तो शहर A में बाटा की दुकानें 150 हैं, B में है 180, शहर C में ये नज़र आ रही है आपको 145, शहर D में 124 है, और E में है 111। अच्छा देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब सम करना होगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो कि 5 है। अब आप बड़े ध्यान से देखो ऑप्शन भी आपको अलग अलग नज़र आ रही है, मतलब यूनिट डिजिट जो है हर एक ऑप्शन में वो अलग अलग नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट पे काम कराऊँ तो आप देख पा रहे हो यूनिट डिजिट ज़रूर 0 बन रही है। 1 और 4 5 और 5 10 का 0, और 0 के अलावा कुछ भी हो लेकिन यूनिट डिजिट 0 है। जब आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 ज़रूर कोई एक ऐसे नंबर से काटेगा जिसका लास्ट डिजिट 2 बन रहा हो, और ऐसा सिंगल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 142। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 टाइम एंड डिस्टेंस से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक कार 9000 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी जबकि उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है। अच्छा यूनिट देखो टाइम की आर्स में है, और आर्स में अगर यूनिट बनाए रखनी है ना तो आप एक काम करो, जो स्पीड आपको जैसे नज़र आ रही है ना यहाँ पर, वो है देखो 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 90 किलोमीटर चलती है गाड़ी 1 घंटे में। अच्छा गाड़ी को चलना कितना है, या तो आप 9000 मीटर कहो या फिर 9 किलोमीटर कहो।
तो डिस्टेंस यहाँ पर जो कार ने चलना है वो 9 किलोमीटर है, जो स्पीड है ना वो 90 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो यहाँ से टाइम बनेगा 1/10 घंटे, और 1/10 घंटे को हम 0.1 आवर भी कह सकते हैं। यही इस सवाल का आंसर है। इसके बाद इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 20वां, जो कि मेंसुरेशन पर है। अच्छा सवाल है, देखो यहाँ बता रखा है कि एक फील्ड है जिसकी शेप है एक रेक्टेंगल। तो एक आदमी तो है देखो ए, तो ए क्या करता है कि इस तरीके से जाता है और खेत को पार कर जाता है, जबकि एक दूसरा आदमी है बी जो कि पार करता है उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश जाकर। मतलब वो पहले ऐसे जाएगा, फिर जाएगा ऐसे और फील्ड पार। तो ए के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं उस डिस्टेंस को जो उसने डायगोनली चला है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। और बी के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं उस डिस्टेंस को जो कि उसने चला है लंबाई और चौड़ाई मिलाकर। मतलब ए ने जो डिस्टेंस चला है वो डायगोनली चला है, तो यहाँ हम डायगोनल की लंबाई निकालेंगे। और बी ने जो चली है ना, एक लंबाई और एक चौड़ाई चली है, तो मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई मिलाकर हम निकालेंगे। अब देखो ये जो डायगोनली ए ने चला है ना, ये चला है 30 सेकंड में, और बी ने भी जो चला है वो 30 सेकंड में चला है। अगर मैं 30 सेकंड को मिनट बनाना चाहूँ तो मुझे डिवाइड करना होगा 60 से। और मिनट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मुझे स्पीड दे रखी है ना वो मीटर पर मिनट में दे रखी है। जैसे ए की स्पीड थी 40 मीटर पर मिनट, और बी की जो स्पीड है वो है 56 मीटर पर मिनट। और मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे निकालना है डिस्टेंस, जो कि होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अब जो डिस्टेंस आएगा ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो डायगोनल आएगा वो आ रहा है देखो 20, मतलब ये डायगोनल है 20 मीटर। और एक लंबाई और एक चौड़ाई जो हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें 28 मीटर, यानी कि 28 मीटर होगी एक लंबाई और एक चौड़ाई मिलाकर। अगर ये एल है और ये बी है तो एल और बी मिलाकर बनाएंगे 28, और डायगोनल है इसका 20। अच्छा, ये एंगल होता है 90 डिग्री। अब आप थोड़ा सा यूज़ करो ट्रिपल एट्स का, राइट एंगल ट्रायंगल का। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो पढ़ रखी होती है साइड से वो 3, 4, 5 पढ़ रखी होती है, और इसके मल्टीपल्स भी पढ़ रखे होते हैं। इसके मल्टीपल्स का मतलब अगर मैं इसके चौथे मल्टीपल पढ़ूँ तो 3 का 4 गुना होगा भाई 12, 4 का 4 गुना होगा 16, और 5 का 4 गुना होगा 20। कि इस ट्रायंगल में इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, सबसे बड़ी साइड बोलते हैं। ये अगर 20 है ना तो दोनों साइड्स में से एक 12 और एक 16 हो सकती है, और जिनका योग आप ध्यान से देखोगे तो पूरा 28 ही बन रहे हैं। तो अब हम जैसे मर्जी चाहे इनमें से एक लंबाई मान ले और एक मान ले चौड़ाई। अगर लंबाई इसकी 16 है और चौड़ाई इसकी 12 है तो हमसे एरिया पूछा जा रहा है, और एरिया जो होता है ना किसी भी रेक्टेंगल का वो लंबाई गुना चौड़ाई होते हैं। तो 16 की गुना जब आप 12 में करोगे तो आपका आंसर होगा 192 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर ये पेपर होता है ख़त्म। तो यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। एक एक क्वेश्चन हमने अच्छे से किया है, और इसी तरीके से हम आने वाले और भी पेपर्स को करेंगे। शिफ्ट बाय शिफ्ट में एक एक पेपर आपको कंप्लीट कराता चलूँगा। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू।